जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। आज के हमारे प्रोग्राम की थीम है रोहिंग्या भगाओ देश बचाओ। द पॉइंट इज लाइक रोहिंग्या को भगाने से देश को बचाने का मतलब क्या है। उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए रोहिंग्या आखिर है कौन, होते क्या है। अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटीज की माने, मानवाधिकार संगठनों की माने, तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित और शोषित कम्युनिटी अगर कोई है तो वो रोहिंग्या है। अब मानवाधिकार संगठन जो है, वादी संगठन जो है, वो क्या करते हैं ये आपको अच्छे से मालूम है। वो देश के आतंकवादियों के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा सकते हैं। वो हमारे देश के परम न्यायाधीश जो होते हैं, उन्हें रात को अपने बेड से, अपने उनके घर में, उनके बेडरूम में कोर्ट जो है वो लगवा सकते हैं। ऐसे वाले काम जो है वो सारे के सारे मानवाधिकार संगठन करते हैं। इसलिए मानवाधिकार संगठनों का कितना विश्वास हमें करना चाहिए ये आप समझिए। दूसरी बात, रोहिंग्या जो हमारे अनुसार है या फिर एक्चुअल और फैक्चुअल है, दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या अगर कोई आज बन गई है तो वो है रोहिंग्या की समस्या। रोहिंग्या बेसिकली बांग्ला भाषी हैं, इसलिए बंगाल के लोगों में या बांग्ला भाषी लोगों में काफी हद तक घुल मिल जाते हैं। असलियत में बात यह है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा हिंसक, बर्बर और घातक लोगों में से, घातक जातियों में से एक है, जिसने अपनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखी है, दैट इज ARSA, यानी कि अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी। ये जो अराकान है उसी से इन्हें अराकान मुस्लिम्स भी कहा जाता है। और वो स्टेट हुआ करता था म्यांमार में, पश्चिमी म्यांमार में। ये एक जगह है जहां पर एक उसका नाम है मंगडाऊ, जहां पर 91% की संख्या में ये रहते हैं। 91% का मतलब होता है तकरीबन 14 लाख की संख्या उस जगह पर जहां पर ये रहते हैं। अब बात ये है कि ये गोरिल्ला युद्ध भी करते हैं और इतने ट्रेंड हैं उसमें कि ये ट्रेंड आर्मी से, क्योंकि म्यांमार में सैनिक शासन है, सैनिक शासन वाले शासन से भी टक्कर ये लोग लेते हैं। दो घटनाओं का जिक्र करता हूं जिनसे इनका चरित्र निकल करके सामने आता है। पहली घटना होती है 2012 में, जहां ये बौद्ध महिला के साथ में सामूहिक बलात्कार करते हैं और फिर उसकी हत्या कर देते हैं, निर्मम हत्या कर देते हैं। देन आफ्टर बौद्ध लोग जो हैं वो जागते हैं, निद्रा से जागते हैं, और उसके बाद में कुछ संघर्ष होता है, चीजें आगे बढ़ती हैं, लेकिन इवन देन फिर वापस से चीजें थोड़ी थोड़ी सामान्य होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं। 2018 की एक और घटना बताता हूं, वहीं की घटना है। ये लोग 100 हिंदू पुरुषों का, कहां पर, उसी जगह पर, मांगडाऊ वाली जगह पर, जहां पर 91% थे, 14 लाख की आबादी में थे, उस जगह पर केवल 1% हिंदू थे। केवल 1% हिंदू। उतना भी इनसे सहन नहीं हुए, बर्दाश्त नहीं हुए, और इन्होंने 100 हिंदू पुरुषों के हाथ पैर बांध के उनकी गर्दनें इन्होंने काट दी और सामूहिक उनको दफन कर दिया। औरतें रख ली गईं। जिस तरीके से कश्मीर में कहा गया था ना कि अपनी औरतें और बच्चों को छोड़ करके चले जाओ, बच्चों को हम आतंकवादी बनाएंगे, औरतों को हम अपने काम में रखेंगे क्योंकि वो तो हमारे लिए माल गनीमत है। ठीक वैसे ही रोहिंग्याओं ने किया। औरतें अपने पास रख ली, आदमियों के हाथ पैर बांध के गर्दनें काट दी और सामूहिक रूप से उनको दफन कर दिया। इसका थोड़ा सा एक चित्रण जो है वो रोहिंग्यास का नहीं, कश्मीर का है, लेकिन कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है। आपको उससे मेरी बात का इमेजिनेशन, अगर आपने वो फिल्म देखी होगी तो समझ में आएगा। एंड देन आफ्टर 2018 में इसके बारे में BBC में, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में बहुत ज्यादा खबरें प्रकाशित होती है। आर्मी मूवमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से होता है म्यांमार में। विराथू का नाम, तो जो एक बौद्ध भिक्षु है, रिलीजियस लीडर है वहां के, और वो निकल करके सामने आते हैं। उसके बाद में किस तरीके का एक इंटरवेंशन सामने आता है, किस तरीके का हिंसक संघर्ष सामने आता है। इन्हें एक पिंजरे में, उसी पिंजरे में मांगडाऊ में कैद कर दिया जाता है एक तरीके से, और कह दिया जाता है कि आपको भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, दवा मिलेगी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि उड़ने के लिए आसमान आपको नहीं मिलेगा। आपको एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पानी के रास्ते से वहां से निकलते हैं। तो कहा जाता है कि तकरीबन 7 लाख रोहिंग्या वहां से निकलते हैं। सबसे पहले जाते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश इनका स्वागत भी करता है, कुछ लोगों को वहां पर बसाता भी है, लेकिन फिर धीरे धीरे बांग्लादेश को लगने लगता है इनकी आबादी बढ़ने लगती है। क्योंकि यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि बच्चा पैदा करने की जो ताकत इस कम्युनिटी में है, वैसी ताकत सब जगह होती नहीं है।
और ताकत इसलिए है क्योंकि ये जहां भी जाते हैं अपनी जनसंख्या को बहुत अधिक बढ़ाना चाहते हैं। बांग्लादेश में भी ये सब हुआ। तो ये नहीं था कि बांग्लादेश में भी मुसलमान थे, ये भी मुसलमान थे, तो उन मुसलमानों में ताकत कम थी, लेकिन इनकी इच्छा ज्यादा थी कि हम इतनी संख्या में आ जाए कि हम डोमिनेट कर जाए। बांग्लादेश ने भी फिर इन पर रोक लगाई, स्टॉप किया। वहां से निकले थाईलैंड। थाईलैंड की नेवी ने, वो पहले से जागृत थी, उसने नहीं घुसने नहीं दिया। वहां से जाते मुस्लिम बहुल एक दूसरे देश जिसका नाम है मलेशिया, जहां पर हनीमून के लिए हमारे हिंदू लोग भी बहुत जाया करते हैं, क्योंकि मलेशिया जो है वो हनीमून के लिए बड़ा परफेक्ट प्लेस माना जाता है। लेकिन मलेशिया की नेवी भी थी, जागृत थी, सोई हुई नहीं थी, मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन रोहिंग्या को नहीं बसाया। बांग्लादेश मुस्लिम बहुल, रोहिंग्या को नहीं बसा रहा है। मलेशिया मुस्लिम बहुल, रोहिंग्या को नहीं बसा रहा है। एक और देश का नाम सुनिए, उसका नाम है इंडोनेशिया। वहां पर मछुआरे इनसे प्रेम करते हैं और उसके बाद में इनको इंडोनेशिया में बसाने में मदद करते हैं, इंडोनेशिया में बस जाते हैं। सरकार को जब पता चलता है तो सरकार कहती है कि इन्हें भगाओ और अपना देश बचाओ, यानी कि इंडोनेशिया बचाओ। अब इंडोनेशिया भी वही देश है जिस दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम कुछ देशों में जो रहते हैं, इंडोनेशिया उनमें से एक है। वहां से भी इन्हें भगा दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है। उसके बाद में ये आते हैं म्यांमार, बांग्लादेश और भारत के ट्राई जंक्शन में, और वहां से ये भारत में घुसपैठ करते हैं। शरणार्थी नहीं है ये, शरणार्थी इसलिए नहीं है क्योंकि भारत ने 1951 के जो एक रिफ्यूजी जो एक सेटलमेंट बना था यूएन का, उसमें भारत सिग्नेटरी नहीं है, ऐसा मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। तो भारत ने शरणार्थी पर्टिकुलरली मानता ही नहीं है, लेकिन ये घुस गए। और सरकारी रिपोर्ट्स की माने तो 40,000, गैर सरकारी माने तो 1 लाख, और बहुत सारे जानकार लोगों का तो मानना है कि इस समय अगर हम 2022 की बात करें तो भारत में 5 लाख तक रोहिंग्या बसे हुए हैं। 2012-13 में जब से इन्होंने मूव करना शुरू किया था, तब से ही उन्होंने मूव करना शुरू किया था। और तब भारत की सरकारों की बात करें, भारत की केंद्र सरकार की बात करें, तो किस तरीके से राज्यों में कहां जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू में बसाया गया, जम्मू में बसाया गया, राजस्थान में बसाया गया, तेलंगाना में बसाया गया, हरियाणा में बसाया गया, पंजाब में बसाया गया, हैदराबाद में बसाया गया। और जम्मू में तो इन्हें आधार कार्ड दिया गया, पैन कार्ड दिया गया, सारी सुविधाएं दी गई। इसलिए इन घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए इनको सब तरीके की सुविधाएं दी गई। घातक, हिंसक, अपना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले इन रोहिंग्यास को मैं आपको बताता चलूं कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा क्रिमिनल टेंडेंसी वाली ट्राइबल कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा क्रिमिनल टेंडेंसी वाली। अगर कहीं कोई अपराध होता है, अपराध होता हुआ मिलता है, आपको हमेशा उसमें कोई ना कोई रोहिंग्या जरूर मिलेगा। पॉइंट की बात यह है कि अगर राज्यों का इनके पास में दखल रहा तो ये अगर कैंप से बाहर निकलने में सफल रहे तो ये पहचाने कैसे जाएंगे। अगर हम चेहरों की बात करें तो इनके चेहरे बांग्लादेशी घुसपैठियों से भी मिलते जुलते हैं, ये बांग्ला भाषी भी हैं। तो आप बांग्लादेशी लोगों में से रोहिंग्यास को अलग कैसे करेंगे? और इसके लिए 1922 का पासपोर्ट एक्ट है या सिटीजनशिप एक्ट है। अगर इन एक्ट्स के हिसाब से इनके दस्तावेज सही नहीं पाए गए तो क्या होगा? सही पाए गए तो ठीक ही है, लेकिन सही नहीं पाए गए तो 3 महीने से 8 साल तक की इनको सजा हो सकती है, और उसके बाद में इन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। जब मैं डिपोर्ट वर्ड यूज कर रहा हूं तो 3 चीजें यूज करता हूं। पहला है डिटेक्ट, दूसरा है डिटेन, और तीसरा है डिपोर्ट। उनको डिटेक्ट करना और डिटेन करना ये राज्य सरकारों का काम होता है, और डिपोर्ट करना ये केंद्र सरकार का काम होता है। तो केंद्र सरकार इन्हें कहां डिपोर्ट करेगी? इनके मूल देश में। मूल देश कौन सा है? म्यांमार। पॉइंट की बात यह है कि बांग्लादेश, म्यांमार दोनों से भारत के संबंध हैं। अब भारत इन संबंधों को खराब भी नहीं करना चाहता है। ऐसे में दूसरी बात यह भी हो जाती है कि ना बांग्लादेश और ना म्यांमार, दोनों ही इन्हें अपने पास वापस लेना भी नहीं चाहते हैं। समस्या ये है कि 2018 तक तो केवल 12, जी हाँ 12 यानी कि 12 रोहिंग्यास को डिपोर्ट किया गया था। बाकी सारे रोहिंग्यास हमारे देश में बसे हुए हैं। मानवाधिकार संगठन ये कहते हैं, और दूसरी बात ये भी है कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून जिस तरीके से बने हुए हैं उनके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है और डिपोर्ट करना चाहते हैं उसको अपने देश में, तो उस व्यक्ति को खुद लिखित आवेदन करना होगा कि साहब मैं अपने देश में जाना चाहता हूं। आप उसे जबरदस्ती उठा के नहीं भेज सकते। सीएए की बात जो है
इसीलिए लोगों को बुरी लगती है। मानवाधिकार संगठन ये चाहते हैं कि डिटेंशन कैंप्स में उन्हें जाने दिया जाए, क्योंकि वो वहां जाके देखना चाहते हैं कि जो डिपोर्ट हुए हैं क्या उन्हें उनकी मर्जी से डिपोर्ट किया गया था, उन्हें आवेदन उन्होंने खुद किया था या किसी और की बात चली थी, उन्हें कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, कितनी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ये आबादी बढ़ा रहे हैं तो क्या उसमें कोई रोक टोक है। ये सारी की सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि अगर इस देश को बचाना है तो रोहिंग्यास को भगाना होगा। आपने मुंबई में अमर जवान ज्योति पर लात मारते हुए एक लड़के की शक्ल तो देखी होगी, उस शक्ल को याद रखिएगा, उस दृश्य को याद रखिएगा। चाहे हम में से कोई भी कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन अमर जवान ज्योति पर लात मारने का साहस हम में से कोई भारतीय नहीं कर सकता। ये रोहिंग्या कर सकता है, क्योंकि उसके ये चरित्र में है, उसके ये खून में है। और अगर खून इतना गंदा है तो उस खून को गंदे नाली में ही बहना होगा। क्यों नहीं बहना पा रहा है और किस कारण से कोई ठोस कदम या ठोस नीति नहीं बन पा रही है, इस सरकार को बनानी होगी। अगर सरकार ऐसी नीति नहीं बनाती है तो ये देश के लिए कैंसर का काम करेंगे, और कैंसर से भी ज्यादा बढ़ के ये वायरस का काम करेंगे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, आप दुगना करते जाइए, ये बढ़ते चले जाएंगे और कैसे अंदर ही अंदर दीमक की तरीके से आपको चाटेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठोस नीति बने, कानून बने, और उसके बाद में इन सभी रोहिंग्यास को समंदर के किनारे पटका जाए, इनके मूल जगहों पर इन्हें भेजा जाए। भारत को स्वच्छ भारत केवल गंदगी से नहीं, रोहिंग्यास की गंदगी से भी साफ करना होगा। केवल कांग्रेस मुक्त भारत से काम नहीं चलेगा, रोहिंग्या मुक्त भारत भी करना होगा। ये आज के समय की बड़ी आवश्यकता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपसे निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करें, शेयर करें, और आपको लगता है देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो धर्मांश पत्रम पुष्पम के माध्यम से हमें आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।